हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आते फिर आज की वीडियो पे, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जहां पे हम समझेंगे कि वेज रेट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, या फिर नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम किसे बोलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहां जाके वो नोट्स परचेज कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब आते हैं आज के कंसेप्ट पे। हमें क्या समझना है? देखो, चैप्टर हमारा 1 चला था लेबर मार्केट, जहां पे हमने वेज रेट को कौन कौन से फैक्टर इंफ्लुएंस कर सकते हैं, फिर उनको अफेक्ट कर सकते हैं, हमने सबके ऊपर बात कर ली। आई बात समझ में? और आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे अचीव करते हैं। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखो हर इकोनॉमी, चाहे दुनिया की कोई सी इकोनॉमी क्यों ना हो, चाहे इंडिया की हो, यूरोपियन कंट्रीज की हो, जैसे कि यूएसए का हो गया, यूके का हो गया, कहीं की भी इकोनॉमी हो, ठीक है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जरूर पाई जाती है। आई बात समझ में? क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में ऐसा तो नहीं है ना कि सब लोगों को जॉब मिल जाए या फिर सब लोग जॉब करना पसंद करते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा रहेगी, पर एक नेचुरल लेवल होता है ना अनएम्प्लॉयमेंट का, वो होना चाहिए। जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, खासकर यूथ को लेके। हमारा बहुत सारा यूथ क्या है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो उसके बहुत से रीजंस हैं, गवर्नमेंट भी है, स्किल सेट भी काम करता है, ठीक है, तो एजुकेशन लेवल भी काम करता है, तो बहुत सी चीजें उन्हें अफेक्ट करती हैं। आई बात समझ में? तो आज हमें समझना है कि नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं और कैसे हम उसे अचीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है वेज सेटिंग एंड प्राइस सेटिंग, यानी कि दो रिलेशनशिप समझने होगी, वेज सेटिंग एंड प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप्स डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ऑल्सो नोन एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होता है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये इतना चलेगा, अगर इतने लोग अनएम्प्लॉयड भी हैं किसी इकोनॉमी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम चलेगा हमारा अच्छे से, ठीक है, यानी कि इकोनॉमी हमारी ठीक ठाक मानी जाएगी। तो ना तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम, मतलब एक होता है नेचुरल रेट, वो तो रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई सी भी इकोनॉमी, कोई सी भी गवर्नमेंट उसे हटा नहीं सकती। जैसे यहां पे देखो, नॉमिनल वेजेस डिपेंड अपॉन एक्चुअल प्राइस लेवल। जो नॉमिनल वेजेस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? एक्चुअल प्राइस लेवल पे। एक सिंपल सी बात है, अगर इकोनॉमी में किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज के प्राइस काफी हाई हैं, तो सिंपल सी बात है वेजेस भी काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अब तक प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि वेज और इकोनॉमी प्राइस लेवल, आई बात समझ में, वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जैसे वेज हाई होंगे, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं एक्चुअल प्राइस लेवल भी हाई होने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, और अगर एक्चुअल प्राइस लेवल हाई होगा तो पक्का वेज रेट भी इंक्रीज किए जाएंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या रखोगे आप लोग कि अगर वेजेस बढ़ रहे हैं तो प्राइस भी बढ़ेगा, या फिर मैं ये पूछता हूं अगर प्राइस बढ़ रहा है मार्केट में तो वेज रेट भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? मतलब इनमें क्या होता है? हमारा पॉजिटिव रिलेशन। अब इसको आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, नॉमिनल वेज और रियल वेज में डिफरेंस मैंने समझाया था। नॉमिनल वेज, जैसे जैसे इकोनॉमी में प्राइस का लेवल बढ़ेगा नॉमिनल वेज रेट बढ़ता है, लेकिन रियल वेज का मतलब क्या होता है कि जब आपको एक्स्ट्रा इनकम मिले और लोगों से, ठीक है, ताकि आप अपने गुड्स या फिर अपनी सर्विसेज को हायर रेट पे कंज्यूम कर पाओ या फिर ज्यादा चीजों को परचेज कर पाओ, ठीक है। अब यहां समझते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? W इक्वल्स टू पी एफ, ठीक है, इसे म्यू बोलते हैं, ये सिंबल होता है ग्रीक का, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है, और ये जेड, तो ये दो है हमारे पास। तो बोथ साइड डिवाइड बाय पी, तो ये हमारा जो फॉर्मूला था ना, इन्हें पिछली क्लासेस में ही पढ़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते थे? नॉमिनल वेज रेट का फॉर्मूला, ठीक है। और ये वो फैक्टर जिनको डिपेंड करता है, एक तो हमारा ये प्राइस लेवल, ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट जिसको हम यू भी बोल लेते हैं, ठीक है, या तो म्यू सिंबल बोल रहे हैं, फिर ये यू मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और ये जेड क्या है? हमारे अदर फैक्टर्स, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। और भाई जब भी कोई सीरीज शुरू करो ना, तो उसकी वीडियोस को शुरुआत से देखा करो। इसका मतलब ये है कि हर एक वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत ना बचे। वरना हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट प्रीवियस वीडियो में हो जाते हैं और कुछ इस कंसेप्ट इस वीडियो में होंगे, तो आपके प्रीवियस अगर जो टॉपिक्स है वो क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये वीडियो समझने में काफी दिक्कत आ सकती है। आई बात समझ में? फिर भी कोई क्वेरी, कोई डाउट रह जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर अपनी क्वेरी आप इस नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं। मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब तो मैं हर एक सीरीज के एंड में एक चीज और शुरू करने वाला हूं, वो क्या है? डाउट सेशंस, कि जिन बच्चों के जो डाउट्स थे उनको मैं कंप्लीट करवाऊंगा हर एक सीरीज के एंड में। अब यहां पे देखते हैं, तो बोथ साइड डिवाइड बाय पी, मैंने पी से डिवाइड कर दिया, यहां पे क्या आ जाएगा? W बाय पी, यहां पे आ जाएगा F, U और Z, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये हमारा किसका होता है? नॉमिनल वेज रेट का। किसका होता है? नॉमिनल वेज, सॉरी नॉमिनल रियल वेज रेट का। ये होता है हमारा नॉमिनल वेज रेट, ये होता है हमारा रियल वेज रेट। तो
यहां पे हम क्या समझेंगे, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रियल वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो हमने क्या दिखाया, अब एक रिलेशन किसका, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का और वेज रेट का। ये मैं डिस्कस किया भी था पिछली वीडियोस में। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी, यानी कि अगर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत से लोग बेरोजगार हैं, तो अब जो प्रोड्यूसर है उसके पास ऑप्शंस है कि वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि सबके सब क्या है, बेरोजगार ही है, उसके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, तो वो क्यों हायर प्राइस तय करे। आई बात समझ में, क्योंकि अब इस चक्कर में क्या होता है, जब लेबर जो है, एक सिंपल सी बात है, डिमांड और सप्लाई का रूल काम करता है। जब लेबर बहुत ज्यादा है तो वर्क की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन वर्क इतना है नहीं, ठीक है, तो वो कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनकी वजह से ठीक है उनका बजट क्या होता है, गिर जाता है, यानी कि उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो वेज रेट आपका अपने आप ही डिक्रीज कर जाएगा, तो नेगेटिव रिलेशन हो गया ये। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब है सब कहीं ना कहीं क्या है, सबके पास रोजगार है, तो आप अगर डिमांड करोगे भी तो वो आपके पास आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं पे एम्प्लॉयड है, और जब वो एम्प्लॉयड है तो आपको किसी को हायर प्राइस देके वो काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो वेज रेट अपने आप ही बढ़ जाता है, तो ये रूल यहाँ पे काम करता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रियल वेज रेट, ठीक है, एंड W/P एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब रियल वेज रेट जो हम इससे निकालते हैं, जो ये रेशियो होता है किसका, वेज रेट का और प्राइस का, ये इससे हमारा क्या निकलता है, रियल वेज रेट। तो एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसे हम यू बोलते हैं, दिस रिलेशनशिप बिटवीन वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट is represented which shows a downward sloping wage setting relation, जो क्या दिखाता है कि अगर मैं यहां पे वेज सेटिंग रिलेशन दिखाने की कोशिश करूं तो वो क्या दिखाई देगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसे ग्राफ में देखो, विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और देखो ये रहा अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैंने लिखा है, ये सब जानते हैं आप लोग, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में क्या बनाया, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, और यहां पे क्या है हमारे पास रियल वेज, जो हमारा वेज चार्जेस हैं उसके, ठीक है, रियल वेज के। तो ये वाई में क्या दिखा है, वेजेस। अब यहाँ पे देखो अनएम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ रहा है ना, यहां समझना, अनएम्प्लॉयमेंट की वैल्यू देखो, यहां अगर मैं इस पॉइंट को दिखाऊं तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो वेज रेट हाई है, ठीक है, इस पॉइंट को समझना। अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा और बढ़ गया, ठीक है, वेज रेट कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया, देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, वेज रेट और कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट और कम हो गया, वेज रेट और कम हो गया। तो जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वेज रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वेजेस के जो रेट है वो डिक्रीज हो रहे हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, नॉमिनल वेज रेट की। आई बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, इस चीज को ध्यान रखना, मतलब रियल वेज ही बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन चीज तो हम किसके ऊपर करते हैं, रियल वेज के लिए। नॉमिनल वेज तो ये कि वो प्राइस लेवल से बढ़ता है। जैसे पहले के लोग क्या होते थे कि अगर मैं बात करूं आज से एक जनरेशन ऊपर, 40 साल पहले, 50 साल पहले, तो वहां पे लोगों के वेजेस बहुत कम होते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम वहां पे प्राइस लेवल भी बहुत कम होता था इकोनॉमी के अंदर। लेकिन अब जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ा है मार्केट में, इकोनॉमी जो वेज लेवल है वो भी बढ़ चुका है। आई बात समझ में? तो सेम काम यहाँ पे होता है। सेम काम अगर मैं यहाँ पे समझाऊं तो यहाँ पे रियल वेजेस है, तो जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, रियल वेज का जो रेट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जितनी कम अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ना, जितनी कम अनएम्प्लॉयमेंट, तो वेज रेट उतना ही क्या होगा, हाई होगा। आई बात समझ में? और जो ये होता है ना ग्राफ, इसको बोलते हैं, ये हमारा होता है रियल वेज। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये तो ये जहां पे इंटरसेप्ट करे, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है, तो जो ये हमारा जो ग्राफ है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्राइस सेटिंग रिलेशन। इसका मतलब क्या है, ये है हमारा असली में रियल वेज, क्योंकि रियल वेज जनरली इकोनॉमी में कांस्टेंट रहता है। रियल वेज जनरली इकोनॉमी में कांस्टेंट रहता है। हम सब जानते हैं सबकी सैलरी, बात भैया ऐसे हो सकता है, आप बोल रहे हो रियल वेज कांस्टेंट रहता है पर सैलरी तो सबकी बढ़ती है, मैंने क्या बोला, वो है नॉमिनल वेजेस। सबकी सैलरी हम जानते हैं कभी 8% से बढ़ती है, कभी 10% से बढ़ती है, लेकिन मेरे भाई महंगाई भी तो उस रेट से बढ़ रही है। और जब महंगाई बढ़ रही है तो क्या हो गया, जब महंगाई बढ़ रही है आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो क्या आप खर्च ज्यादा कर पाओगे क्या? नहीं। आज सपोज करो ये मार्कर 20 का था, ये मार्कर 25 का हो गया, आई बात समझ में? तो और मेरी इनकम भी थोड़ी सी बढ़ गई, तो मेरा खर्चा भी तो बढ़ गया, तो मैं इस मार्कर को फालतू तो परचेज कर नहीं पाऊंगा। आई बात समझ में? तो हम खर्चे नहीं बढ़ा पाते, क्यों? क्योंकि हमारी इनकम उतनी ही बढ़ती है जनरली जितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये बात हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि जो रियल वेज रेट है ना, वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला ये होता है 1/1 प्लस m। इसको हम समझेंगे कैसे आया ये, ठीक है। पहले बाकी टॉपिक पढ़ते हैं, जब लास्ट में पढ़ेंगे ना तब समझाऊंगा इस चीज को। अब बी पार्ट देखो, तो ये तो हमने देख लिया वेज सेटिंग रिलेशन, कि वेज को अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम लोग सेट कैसे करते हैं। जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी वेजेट उतना ही कम मिलेगा, जितनी फालतू क्या नाम है, जितनी कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी वेजेट उतना ही फालतू मिलेगा। जैसे इंडिया में देखो वेजेट बहुत कम है, क्यों? क्योंकि काम की डिमांड बहुत लोगों को है, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड है।
अब आता है बी पार्ट, द प्राइस सेटिंग रिलेशन। अब ये प्राइस सेटिंग रिलेशन क्या है कि हम प्राइस कैसे सेट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये तुमने समझा कि वेजेट को कैसे सेट करेंगे, अब हम समझेंगे प्राइस को कैसे सेट किया जाता है कि कोई भी फर्म प्राइस को कैसे सेट करती है। तो इसकी बात हम थोड़ी बहुत कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। देखो फर्म का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सीओपी। बात है सीओपी क्या है, इस सीओपी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी हाई होगी प्राइस उतना ही हाई होगा। सपोज करो ये मार्कर 15 रुपए का बन रहा है, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 है और कंपनी का मालिक कह रहा है बस मुझे 5 रुपए प्रॉफिट का चाहिए एक यूनिट पे, तो 20 रुपए से बेच देगा। 5 रुपए प्रॉफिट के ऐड किए उसने यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट, और ये 20 रुपए का हो गया। लेकिन सपोज करो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 20 रुपए हो गई, अब इसे अभी भी से 5 रुपए कमाना है प्रॉफिट के, फ्री में तो बेचेगा नहीं कि जितना लगाया उतना में बेच देगा, नहीं। अब प्राइस कितना हो गया, 25 रुपए। तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमी लेवल पे, ठीक है, जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी जो हमारा प्राइस लेवल है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो प्राइस सीधा सीधा डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मेनली क्या आता है, अगर मान लो कोई कंपनी सिर्फ लेबर्स को ज्यादा यूज करती है अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो अगर लेबर के वेज रेट बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है प्राइस का लेवल अपना ही बढ़ेगा। तो मैंने क्या कहा था ऊपर शुरुआत में ही कि जो वेज लेवल है और जो प्राइस लेवल है वो एक दूसरे को कंपीट करते हैं। अगर मार्केट में प्राइस लेवल बढ़ रहा है, वेज लेवल बढ़ रहा है, तो प्राइस लेवल अपने आप ही बढ़ेगा, क्योंकि वेज लेवल बढ़ने का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो वही कहां ऐड करेगा, उसे प्राइस के अंदर। प्राइस लेवल मार्केट में अपना भी बढ़ जाएगा, और जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो जो लेबर्स है वो और ज्यादा वेज डिमांड करेंगे, जो वापस वो ज्यादा वेज डिमांड करेंगे, वापस क्या बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, वापस प्राइस बढ़ेगा, ये फिर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों में से अगर एक भी चीज बढ़ रही है दूसरी चीज को अपना भी बढ़ा देगा वो। आई बात समझ में, अब आगे समझते हैं, ठीक है। बेचारा लेबर सोच खुश होता है, वाह मेरी इनकम बढ़ गई, ठीक, उसे क्या पता इन्फ्लेशन भी सेम रेट से बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन अपने जेब से तो देगा नहीं ना पैसा उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम चलता रहता है। तो अब हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ना शुरू करते हैं, वो समझते हैं। द प्राइस सेटिंग रिलेशन हमारा क्या होता है, तो डिटरमाइंस द प्राइसेस दैट आर सेट बाय फर्म्स, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें वो प्राइसेस सेट करने हैं जो फर्म्स क्या करती है, सेट करती है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसके बेस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पे। जिन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन नहीं पढ़ रखा तो भाई प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया था, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स होगी 11th 12th तो आपने जरूर पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। उम्मीद है ज्यादातर बच्चों का इकोनॉमिक्स जरूर होगी, उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जरूर पढ़ा, प्रोडक्शन फंक्शन जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। वैसे तुम लोग दो ही तरीके से पढ़ते थे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन याद होगा, जहां पे हम लोग सिर्फ एक चीज को इंक्रीज करते थे। देखो शॉर्ट रन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो शॉर्ट रन में हम लोग ये पढ़ते थे, ठीक है, जहां पे लेबर बढ़ता है और कैपिटल हमारी कांस्टेंट रहती थी। लेकिन लॉन्ग रन में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर भी बढ़ेंगी और कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहां पे मैं क्या देखा कि वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन फंक्शन किस टाइप का है। अगर कोई कंपनी मशीनों से कम काम करवाती है, लेबर से फालतू काम करवाती है, तो अगर लेबर को वेजेस देंगे तो सिंपल तक सीओपी बढ़ गई, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो मैंने क्या देखा, तो प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस पर डिपेंड करती है कि वो प्रोडक्शन फंक्शन कैसा यूज कर रहे हैं। तो ए फर्म हैज, अब देखो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड देयर प्राइसेस। इसका मतलब कोई भी, मतलब एक रिलेशन दिखाना किसके बीच में, जो भी इनपुट यूज किया गया है, ठीक है, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के लिए, और अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसेस, ठीक है, और उसके हिसाब से प्राइस सेट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर शॉर्ट भाषा में समझाऊं तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन दिखाने का काम हमारा क्या करता है, प्रोडक्शन फंक्शन करता है। अब इसको आगे समझते हैं। तो इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, अगर मैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करूं, अब यहां पर प्रोडक्शन फंक्शन लिखा हुआ है मैंने, y इक्वल्स टू an, जहां पे y क्या है, आउटपुट का लेवल, ए हमारा क्या है, लेबर की प्रोडक्टिविटी, लेबर कैसा काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, एन हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो देखो ये रिलेशन दिखा रहे हैं आउटपुट के बीच में और इनपुट कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बीच में। तो इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, आप लोगों ने पढ़ा होगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये वो मार्केट है, ठीक है, जहां पे परफेक्ट, मतलब इसे बोलते थे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है, जहां पे सारे के सारे सेलर्स यानी कि बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, लेकिन सारे क्या कर रहे हैं, सेम चीज को सेल कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। मतलब कोई भी कंपनी का जो ओनर है वो अलग प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है, इसे बोलते थे होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। जैसे मान लो
सभी कंपनी के मालिक ऐसे मार्कर बना रहे हैं, तो मैं किसी भी खरीद लूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, किसी भी कंपनी का दे दो। आई बात समझ में, सबके सब सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो अगर आप लोगों को याद होगा, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइसेस इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो जहां पे हमारा जो प्राइस है ना वो किसके बराबर होता है, मार्जिनल कॉस्ट के, एमसी। जिनको ये नहीं पता भाई मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट, यानी कि हर एक यूनिट को बढ़ाने के ऊपर कितना खर्चा और बढ़ रहा है। सपोज कर रहे हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, अगर आप एक मार्कर बना रहे हो तो जो आपका खर्चा पड़ रहा है 15 रुपए, आपने दूसरा मार्कर बनाया, आपका खर्चा पड़ा, ठीक है, कितना खर्चा हो गया आपका 30 रुपए। तो जो ये एडिशनल खर्चा है ना 15 रुपए का, ये हमारा क्या बनता है, मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि हर एक यूनिट की प्रोडक्शन के बाद जो एडिशनल खर्चा आता जा रहा है वो हमारा क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। तो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट फॉर फर्म्स इक्विलिब्रियम, किसी के लिए, फर्म की इक्विलिब्रियम के लिए। तो ध्यान रखना, परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में जब P बराबर हो MC की, मार्जिनल कॉस्ट के, वो हमारा क्या होता है, फर्म की इक्विलिब्रियम को दिखाता है। एंड फॉर एन इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, अगर किसी भी मतलब जो हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन है ना वो कभी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब हम बात करें इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी के ऊपर, जहां पे क्या आता है हमारा मोनोपोली, देखा हमने मोनोपोली टाइप पढ़ा है, जहां पे एक कंपनी की मोनोपोली होती थी, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक फर्म भी देखी है, जहां पे कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स यानी कि फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जैसे कि कार की कंपनी हो गई ऐसी, ठीक है। ओलिगोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली में क्या आता है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्यूचर के लिए लड़ते हैं अपने फोन, मतलब जैसे कि फोन की कंपनीज हो गई, ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो जब ऐसी होंगी इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है, तो इनका जो प्राइस है ना वो हमेशा किससे ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ये हमेशा ज्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस है इम्परफेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो प्राइस होता है वो ग्रेटर होता है एमसी से। तो ये होता है हमारा इम्परफेक्ट में, इम्परफेक्टली मार्केट में, ठीक है। इम्परफेक्ट में, परफेक्ट में क्या होता है, प्राइस इक्वल्स टू एमसी। इसलिए यहां पे ना कभी भी अबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट हो ही नहीं सकता, यहां पे कभी प्रॉफिट अबनॉर्मल नहीं होता, यहां पे प्रॉफिट अबनॉर्मल हो सकता है, अबनॉर्मल भी हो सकता है, यहां पे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है। तो ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ऐसे यहां पे देखो, तो P इक्वल्स टू 1 प्लस में M, और यहाँ पे क्या है W, और W बाई P अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, सोल्व कहां पे करूं, यहां पे कर लेते हैं। सपोज करो P इक्वल्स टू लिखा हुआ है 1 प्लस में M, यहाँ पे क्या है W, ठीक है। तो अगर मैं W को यहाँ पे लेके आऊं, W को यहाँ पे लेके आया, तो W यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस तरफ किस में आएगा, डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई से क्या आया, डिवाइड में। जब मैं आपस में चेंज कर दूंगा, यानी कि रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो इसके नीचे मैं 1 ले लेता हूं, जब रेसिप्रोकल करूंगा तो W ऊपर चला गया, P नीचे आ गया। सेम ऐसे इस तरफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ कोई काम नहीं होता मैथ में, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस में M नीचे रह जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जहां पे हमारा क्या होता है, M बराबर होता है 0 के, M किसके बराबर होता है, 0 के। तो जब एक बात ध्यान समझना, अगर M बराबर होगा 0 के तो क्या बनेगी बात, वो समझाता हूं आपको। सपोज करो M यहाँ पे 0 हो गया, तो 1 प्लस में 0 कितना हो जाएगा, 1, सब बता देंगे भाई, तो 1 बाई 1 बन जाएगा। यहाँ पे W बाई P, तो मैं पूछता हूँ यहाँ से इक्वेशन जो बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, P यहाँ के मल्टीप्लाई 1 यहाँ के मल्टीप्लाई, W बराबर आ जाएगा P के, यानी कि जितना वेज रेट होगा उतना ही मार्केट में क्या होगा, प्राइस लेवल भी होगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला, तो M इक्वल्स टू मार्कअप ऑफ प्राइस ओवर कॉस्ट। मार्कअप ऑफ प्राइस ओवर कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कितना प्राइस हमने रखा हुआ है अपने गुड्स से फिर अपनी सर्विसेज का कॉस्ट से ऊपर। क्योंकि एक सिंपल सी बात है भाई, कोई भी कंपनी का मालिक क्यों चाहेगा कि मैं अपनी चीज को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेट पे बेच दूं, वो चाहेगा ना कि एडिशनल पैसा लूं, तभी तो प्रॉफिट बचेगा। अगर मैं जितने में बना रहा हूं उतने में बेच दूंगा, प्रॉफिट कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस केस में जो होता है ना वो होता है W इक्वल्स टू P, ठीक है। और M हमारा क्या होता है यहाँ पे, मार्कअप ऑफ प्राइस ओवर कॉस्ट, और जो कुछ नहीं होता इस केस में, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमारा क्या बना, P इक्वल्स टू W, जो बता चुका हूं कैसे बना मैंने, ठीक है। तो इन इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, लेकिन हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की, तो यहाँ पे जो M होता है पॉजिटिव होता है। M पॉजिटिव क्यों होता है वो समझते हैं। M पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि इस केस में ना जो प्राइस है, मार्कअप ऑफ प्राइस ओवर कॉस्ट, वो ज्यादा होगी, क्योंकि अब तो परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, अब तो इम्परफेक्ट कंपटीशन है यार, या तो मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक है या ओलिगोपोली है। तो इस केस में जो कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करती है, अपने प्राइस को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा ऊपर रखती है। जितना ज्यादा गैप होगा प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, उतना फालतू प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो इस केस में जो हमारा M होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब M हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर मान लो M हमारा पॉजिटिव हो गया तो P इज ग्रेटर देन, ठीक है, W। तो जो हमारा P यानी कि जो प्राइस है वो हमेशा वेज रेट से क्या होगा, ज्यादा होगा।
कि कंपनी तेज है ना, कंपनी क्या बोलती है, तुम लोगों ने वेज रेट को 10% बढ़ाया, मैं प्राइस को 20% से बढ़ा दूंगा ताकि प्रॉफिट क्या हो, फालतू जनरेट हो। आई बात समझ में? तो विच इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, जो किसके बराबर होता है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो भाई यहां तक हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। फिर भी किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट रह गया हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और इन दोनों की हेल्प से इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां हमने सिर्फ दो चीज डिस्कस की, वो क्या, एक बार फिर से उसका समराइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। एक तो वेज सेटिंग, कि वेज को अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम सेट कैसे करते हैं। दूसरा हमने क्या समझा, ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा था यहाँ पे प्राइस सेटिंग, कि हम प्राइस को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से सेट कैसे करते हैं, जिसके हमने यहाँ पे क्या देखे, दो तरीके, ठीक है, एक परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में और एक इम्परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में। तो उम्मीद है आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया तो अब मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सोल्व करने की, ठीक है। और आप इस नंबर पे ही भेज सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ भेजने के लिए। अब ठीक है, जिनको जो डाउट आ रहे हैं वो इस नंबर पे भेजे, आराम से भेजे, ठीक है। मैं वैसे तो नहीं बता पाऊंगा, क्या नाम है, टाइपिंग करके नहीं बताऊंगा, पर जब सीरीज खत्म हो जाएगी ना, मैं पक्का ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जहां पे मैं उन सारे डाउट्स को डिस्कस करूंगा उस कंप्लीट सीरीज के अंदर। आई बात समझ में? अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से, ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है।